क्यों और क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर बैंक के एस्पिरेंट्स हों या पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स हों या जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हों, नतीजों के लिए इतने उत्सुक क्यों रहते हैं? नतीजों को लेकर इतना टेंशन में, इतनी परेशानी में क्यों रहते हैं? नतीजे आने के बाद भी परेशान क्यों रहते हैं? और इस परेशानी की वजह से कभी बैंक में, कभी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में क्यों फोन कॉल्स करते रहते हैं? और उसके बाद जब परेशानी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो चेयरमैन के दफ्तर पर दस्तक देकर चेयरमैन से मिलने क्यों चले जाते हैं? क्यों कोशिशें करते हैं कि चेयरमैन तक उनकी बात पहुंचे? क्यों कोशिशें करते हैं कि पत्रकार जो है वो चेयरमैन से ये सवाल पूछें और चेयरमैन जो है वो सवाल का जवाब दें? उनको ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए क्यों? क्या वजह है? क्या बाकी राज्यों में ऐसा ही होता है? क्या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जब इम्तिहान करता है, क्या इसी तरीके से वहां भी हंगामे होते हैं? क्या लोगों को इसी तरह का मिसट्रस्ट उन इंस्टीट्यूशंस पर भी है? जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि लेवल ऑफ मिसट्रस्ट जो है वो यूपीएससी के ऊपर बहुत कम है, लेकिन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें, या किसी भी तरह की रिक्रूटमेंट जो जम्मू कश्मीर में होती है, जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें, अभी भी अविश्वास है। हालांकि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में इम्पैकेबल इंटेग्रिटी वाले आईएएस ऑफिसर बीआर शर्मा चेयरमैन हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के सीनियर ऑफिसर खालिद जहांगीर बोर्ड के चेयरमैन हैं और बड़ी कामयाबी और बड़ी खुश उसलूबी के साथ उन्होंने जितने भी अभी तक इम्तिहानात किए हुए हैं वो तमाम इम्तिहानात मुकम्मल कराए। जम्मू कश्मीर बैंक में भी शरीफुन नफ्स चेयरमैन आर के छिब्बर हैं। यानी तीनों इंस्टीट्यूशंस में जो लोग हेड कर रहे हैं उन लोगों के बारे में कतई ये नहीं कहा जा सकता कि किसी सियासी जमात की पुष्टपनाही हासिल है उनको, कोई सियासी जमात उन्हें बैक कर रही है, कोई पॉलिटिकल आउटफिट उनके पीछे है और जिसकी वजह से उनको ये पोजीशन मिली है। साफ तौर पे कहा जा सकता है वो अपनी काबिलियत के बलबूते पर यहां पर हैं। और इससे पहले भी जो मेंबरान रहे होंगे या जो चेयरमैन या चेयरपर्सन रहे होंगे, जाहिर सी बात है कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें चूंकि शवाहिद नहीं है, सबूत नहीं है, तो कहना पड़ता है कि सब लोग जो है अपनी काबिलियत के बलबूते पर इंस्टीट्यूशंस में आए। लेकिन क्या वजह है कि बच्चे इतने परेशान हैं? जम्मू कश्मीर में पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के इम्तिहानात हुए, बिना किसी परेशानी के पूरे का पूरा इम्तिहान मुकम्मल हुआ, फाइनल लिस्ट आने वाली है। बच्चे कभी हमें मैसेज कर रहे हैं, कभी चेयरमैन साहब को मैसेज कर रहे हैं, कभी एसएसआरबी में टेलीफोन्स कर रहे हैं। ये सब कुछ हमें मालूम होता है, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बच्चे ये सब कुछ लिख रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन में कब पोस्टें निकलने वाली हैं, कब तक इम्तिहानात होंगे, ये सब कुछ जो है, ये सारी परेशानियां, ये सारी बातें चल रही हैं, ये सब परेशानियां उनके जहन में हैं। जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर कि जी कब कोर्ट के अंदर कब तक फैसला आएगा, कब हमारी हियरिंग है, कब तक जम्मू कश्मीर बैंक हमारा नतीजा निकालेगा, ये सब सवाल जब हमें पूछे जाते हैं तो हम इतिहास की तरफ नजर दौड़ाते हैं। हम देखते हैं कि इस मिसट्रस्ट की सबसे बड़ी वजह यह है कि रिक्रूटमेंट के जितने भी इम्तिहानात जम्मू कश्मीर में हुए हैं, बेशतर इम्तिहानात कोर्ट पहुंचे। बेशतर इम्तिहानात को कोर्ट में क्वेश्चन किया गया है। जब किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आप चैलेंज करते हैं कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है उसके बाद वो कितना भी फेयर रहा हो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सवालों के घेरे में जब वो आ गया तो लोगों के जहन में एक पिक्चर बन जाती है कि जनाब इस इंस्टीट्यूशन में तो कुछ भी ठीक नहीं होता, देखिए फला मामला भी कोर्ट में, फला मामला भी कोर्ट में। हालांकि रिक्रूटमेंट एजेंसीज के रिक्रूटमेंट इश्यूज कोर्ट में होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर चूंकि बाकी देश के कंपैरेटिवली एक छोटी सी पहले स्टेट थी, अब बिल्कुल छोटी सी यूनियन टेरिटरी, अब तो लद्दाख भी नहीं है। आप यूपी के कंपैरेटिवली देखेंगे, आप बिहार के कंपैरेटिवली देखेंगे, वेस्ट बंगाल के कंपैरेटिवली देखेंगे, या आप किसी अन्य राज्य के कंपैरेटिवली देखेंगे, तो आपको जम्मू कश्मीर बिल्कुल छोटी सी एक स्टेट नजर आएगी। इस छोटी सी स्टेट में फौरन ये तमाम बातें लोगों के बीच में चली जाती थी। दूसरा सबसे बड़ी वजह मिसट्रस्ट की, एक तो ये मैंने कहा कि रिक्रूटमेंट चैलेंज हुई, दूसरा ये रीजनल डिवाइड।
जम्मू को हमेशा यह लगा कि जब भी रिक्रूटमेंट हुई उस रिक्रूटमेंट में मेजॉरिटी शेयर कश्मीर को गया और बिल्कुल मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी शेयर जो है वो जम्मू को मिला। जबकि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के अगर पिछले 6 सालों के एदाद शुमार देखे जाएं, नंबर्स देखे जाएं, तो जम्मू कंपैरेटिवली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है कश्मीर के मुकाबले। लेकिन तारीख में जो कुछ हुआ है, वो तारीख में जो कुछ हुआ है वो रिफ्लेक्ट होता है आने वाले वक्त में। तो वो एक रीजनल डिवाइड कि सब कुछ कश्मीर को मिला, जम्मू को कुछ भी नहीं मिला। जम्मू डिस्क्रिमिनेट होता रहा, कश्मीर को सब कुछ मिलता रहा। सिविल सचिवालय की बात की जाती है कि भाई सिविल सचिवालय मैक्सिमम ऑफिसर्स जो हैं आपको वो कश्मीर से मिलेंगे, और ऑफिसर्स की जब बात की जाती है तो वो लोअर रंग का जितना भी स्टाफ है वो सारे का सारा जो है उस स्टाफ में मेजॉरिटी आपको लोग कश्मीर से मिलते हैं। ऐसा होता क्यों था? ये सब चीजें होती कैसे थी? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जम्मू संभाग के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट में उतना ही शेयर मिलना चाहिए था जितना शेयर कश्मीर संभाग को मिला? ये सब चीजें लोगों के जहनों में हैं। और उसके बाद रिक्रूटमेंट के अलग अलग तरीके। आपने टीचर लगना है तो जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड के जरिए कुछ लोग मास्टर लगे, कुछ लोग सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू लगे, कुछ लोग रहबरे तालीम लगे, कुछ लोग जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से लेक्चरर लग रहे हैं, और अलग अलग माध्यम, अलग अलग मैकेनिज्म लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के। 1999 में जब रहबरे तालीम की स्कीम आई तो मकासद कुछ और थे, लेकिन वक्त के साथ मकसद बदलते गए और नतीजा ये निकला कि एक ही स्टेट में आपके रिक्रूटमेंट के ज़ाब्ते अलग अलग थे। यानी एक जगह आप एक बच्चे को कहते हैं कि आप SSRB के थ्रू आइए, दूसरी जगह आप कहते हैं आप रहबरे तालीम के थ्रू आइए, तीसरी जगह आप कहते हैं आप स्कीम के थ्रू आइए, चौथी जगह आप कहते हैं आप सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू आइए, पांचवी जगह आप कहते हैं जी अब इसके थ्रू आइए। तो आपने अलग अलग जाब्तों से लोगों को लगाया। उसके बाद कैजुअल और डेली वेजेस, एक बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों को जो कम पढ़े लिखे थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब घरों से ताल्लुक रखने वाले थे, अलग अलग सियासी जमातों ने अपने सियासी मफाद के लिए उनको यके बाद दीगरे PWD में, PHE में, अलग अलग डिपार्टमेंटों में लगाते गए। डिपार्टमेंटों की भी जरूरत थी, वो डिपार्टमेंटों में लगते गए। वो गरीब जो डिपार्टमेंटों में लगते गए उनका नंबर इतना बढ़ गया कि 80,000 के करीब लोग जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंटों में इस वक्त लगे हुए हैं। और अगर 2014 के बाद जो एक बार कोशिश की गई थी मालूम करने की कि कितने लोग हैं, अगर उस फिगर को देखा जाए तो 1 लाख के ऊपर लोग जो हैं वो डेली वेजर, कैजुअल, डेली रेटेड वर्कर्स जो हैं वो लगाए गए। अब ये भी एक जाब्ता था रिक्रूटमेंट का कि आपने ना कोई इम्तिहान लिया, ना किसी एग्जाम में बिठाया, ना रिक्रूटमेंट के लिए किसी को कोई सिलेबस दिया, ना कुछ किया, ना SSRB लोग गए। आपने जो है अलग अलग स्कीमों में लोगों को भर्ती किया। 7 साल की उसके बाद आपने कानून बना दिया कि भाई 7 साल की जिसकी नौकरी मुकम्मल होगी उसको परमानेंट किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जिस बच्चे को आपने किसी भी डिपार्टमेंट में लगाया, उस डिपार्टमेंट में जब उसको काम करते हुए 5-6 साल हो गए, तनख्वाह देर सवेर मिली नहीं मिली, लेकिन उसी की बुनियाद पर, उसी की बेसिस पर, चूंकि जम्मू कश्मीर में ये सब कुछ होता आ रहा था, उसी बुनियाद पर, उसी बेसिस पर उसने शादी कर ली, उसका परिवार बन गया, सब कुछ हो गया। और उसके बाद यकायक अगर आप उसको कहेंगे कि जनाब आपको तो पिछली सरकारों ने लगाया था, हमारा कोई कसूर नहीं, अब हम आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यही होगा कि एक आदमी को रोजी रोटी तो पिछले वक्त की सरकारों ने लगाई, अब जब ये सरकार आई तो इसने कहा जी हम तो आपका अब कुछ नहीं कर सकते, आपको इसी तरीके से अपनी बकिया जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो ये भी कोई इस तरीके से भी जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट्स हुई। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीमें आई, उन स्कीमों में कुछ लोगों को लगाना था, लेकिन उन स्कीमों में भी लोग लगाए गए, वो भी रिक्रूटमेंट का एक जरिया बना। कॉरपोरेशन ने जम्मू कश्मीर में, उनमें किस तरीके से रिक्रूटमेंट की गई, उसका अगर आप रिकॉर्ड ढूंढें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरह की अजीबो गरीब रिक्रूटमेंट शायद भारत के किसी दूसरे प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद यह भी जम्मू कश्मीर में हुआ कि कुछ ब्लू आइड, जिनको बाद में कोर्ट के जरिए जो है बाहर का रास्ता देखना पड़ा, कुछ ब्लू आइड लोग जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जो है उनको भर्ती किया गया। ये सब कुछ भी हुआ। इस तरह की रिक्रूटमेंट भी जम्मू कश्मीर में हुई। ये इल्जामात भी लगे कि बैंक में जो मुलाजमतें दी गई वो मुलाजमतें भी अलग अलग सियासी जमातों से पूछ कर दी गई। ये भी जम्मू कश्मीर का इतिहास है। ये भी इल्जाम लगता था और ये भी बात चलती थी कि जम्मू कश्मीर बैंक में अगर आपको मुलाजमत चाहिए तो आपको ये करना होगा, ये करना होगा। इल्जाम लगते थे। अब इनमें हकीकत हकाइक थे नहीं थे वो तो ACB जांच कर रही है, CBI जांच कर रही है, वो बता पाएंगे, लेकिन ये इल्जाम भी लगते थे। उसके बाद कई लोग अलग अलग डिपार्टमेंटों में आए, वो टेम्परेरी बेसिस पर डिपार्टमेंट में लगाए गए, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बुनियादों पर डिपार्टमेंटों में लगाए गए। उसके बाद वो उसी डिपार्टमेंट में परमानेंट भी हो गए और परमानेंट होने के बाद उसी डिपार्टमेंट में अपने सीनियर अफसर के ऊपर सीनियरिटी में आ गए। वो कैसे आए, क्या जाब्ता था, कोई पता नहीं। केस में
टेक्निकल कोटा के जरिए। टेक्निकल कोटा होना बहुत अच्छी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टेक्निकल कोटा को लेकर आई है। वो भी कहते हैं कि भाई काबिल टेक्नोक्रेट भी हमको सिविल सर्विसेज में चाहिए, काबिल टेक्नोक्रेट भी हमें सरकार में चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर टेक्निकल कोटा का इस्तेमाल वाकई टेक्निकली वेल क्वालिफाइड, काबिल, बेहतरीन अफसरों को अलग अलग डिपार्टमेंटों से निकालकर सरकार में लाने के लिए और सरकार में उनका भरपूर इस्तेमाल करने के लिए किया गया होता तो शायद टेक्निकल कोटा के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करता। लेकिन जब आपने देखा कि टेक्निकल कोटा का इस्तेमाल एक एक्स चीफ सेक्रेटरी ने अपने पुत्र को केएस में इंडक्ट करने के लिए किया, टेक्निकल कोटा का इस्तेमाल अलग अलग खानदानों से ताल्लुक रखने वाले, बड़े बड़े खानदानों से ताल्लुक रखने वाले कुछ बच्चों को टेक्निकल कोटा के जरिए केस में इंडक्ट करने के लिए किया गया और उसके बाद सीनियरिटी भी इस तरीके से फिक्स की गई जिसका कोई जाब्ता नहीं, कोई कानून नहीं। तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि भाई एक बच्चा पूरी जिंदगी मेहनत करके सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई करके जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हिस्सा बन रहा है, दूसरे ने ग्रेजुएशन भी नहीं की लेकिन वो इस वक्त डायरेक्टर जनरल बन के डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है। तो आप इस सवाल पूछने पे मजबूर हो जाते हैं कि जनाब फिर हमें आप ग्रेजुएशन क्यों करने के लिए कहते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्यों कहते हैं? आप 12वीं की बुनियाद पे तमाम लोगों को लगाइए ना। 12वीं वाला केएस अफसर बन जाता है तो सवाल तो जाहिर सी बातें खड़े होंगे ही होंगे। और उसके बाद वो मिसाल भी कि एक नौजवान पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल भर्ती होता है और उसके बाद कांस्टेबल से वो ऊपर जाते जाते कहां तक पहुंचता है, वो भी जम्मू कश्मीर की तारीख का हिस्सा है। अब ये तमाम इस पूरी तारीख को जब आप सामने रखते हैं और उसके बाद आप ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर कहा जाता है एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस 2014 में शुरू किया गया और उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को किस तरीके से आर्बिट्ररी रखा गया शुरुआत से लेकर आखिर तक, तो आप हैरान होते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। ये तमाम इस पूरी तारीख को आप पीछे रखिए, रिक्रूटमेंट के इतने मोड्स को आप पीछे रखिए। उसके बाद सिविल सर्विसेज में जिस वक्त इंटरव्यूज होते थे उन इंटरव्यूज में सिफारिशात के इल्जामात लगते रहे कि जी फला टाइम में जब जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिक्रूटमेंट की तो फला अफसर की बेटी जो है वो सिलेक्ट हो गई क्योंकि फला अफसर फला जगह लगा हुआ था। ठीक है, तो सिफारिश के बुनियाद पर तमाम चीजें हुई। उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगे कि जनाब कुछ ब्लू आइड है, वो जो चाहें वो करा लें। कॉरपोरेशनों में लोग लग गए, डिफंक्ट कॉरपोरेशनों में, जो कॉरपोरेशन डिफंक्ट हैं जिनके पास बजट नहीं है अपने कॉरपोरेशन को चलाने का, उन कॉरपोरेशनों में लोगों को अपॉइंट किया गया और अच्छी टॉप पोजीशनों पर अपॉइंट किया गया। गरीब ड्राइवर लगाने के लिए आप तैयार नहीं, लेकिन उसी डिपार्टमेंट में आप टॉप पोजीशन पर किसी आदमी को लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी आम ये बेचारा ड्राइवर पूछता है कि जनाब आपके पास मेरे कंडक्टर के लिए तनख्वाह नहीं है लेकिन आपने इस कॉरपोरेशन में इतने बड़ी पोस्ट पर एक आदमी लगाया, वो कैसे? तो ये तमाम सवाल, ये तमाम चीजें जो तारीख में जम्मू कश्मीर की हुई हैं, यही वजह है कि आज जम्मू कश्मीर के बच्चे, चाहे वो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स हों, जम्मू कश्मीर बैंक की मुलाजमत के एस्पिरेंट्स हों, पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट्स हों, सब जब भी रिक्रूटमेंट का इम्तिहान मुकम्मल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, बच्चा तब भी फोन करके पूछ रहा है, सेकंड पोजीशन होल्डर है, टॉपर है अपने डिस्ट्रिक्ट का, कहता है जनाब ये लिस्ट कब तक आएगी? तो आगे से पूछते हैं, जाहिर सी बात आप सवाल पूछेंगे कि भाई लिस्ट के लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी हो गई, आप तो सिलेक्ट हैं। ये जो सवाल पूछा जा रहा है उसकी वजह यह है कि जो ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस में आम आदमी को, इस बच्चे को होना चाहिए था, वो ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस में अब इन ऑफिसर्स को बिल्ड करवाना होगा। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का बहुत बड़ा इम्तिहान मुकम्मल हो चुका है। कल जब इसके नतीजे निकलेंगे, लिस्ट के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं होगा, तो वो ट्रस्ट बिल्डिंग का पहला स्टेप होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी तरीके से बाकी जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, जब आप एक एक इम्तिहान का नतीजा निकालेंगे और नतीजे के ऊपर कोई शक व शुबा, मेजॉरिटी कोई शक व शुबा नहीं करेंगे, तो ऐसे ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू होगी। और इस ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हुकूमत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट से पहले रूल्स फाइनलाइज करे, सिलेबस फाइनल हो, सभी डिपार्टमेंट्स के रूल्स बिल्कुल फाइनल हो, रिक्रूटमेंट रूल्स रिव्यू होते रहे। जैसे आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस बदल रहा है, किताबें बदल रही हैं, तालीम बदल रही है, इसी तरीके से आपको अलग अलग ट्रेड्स में
अब एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, उन एक्सपर्ट्स के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए, उनको किस सिलेबस के जरिए आंका जाना चाहिए, उसको भी बार बार रिव्यू करते रहना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है, इन इंस्टीट्यूशंस में जितने भी लोग हैं, आप इन इंस्टीट्यूशंस को आज हेड कर रहे हैं, आप इन इंस्टीट्यूशंस को आज लीड कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है इन बच्चों का जो ट्रस्ट और यकीन इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर है, वो यकीन, वो ट्रस्ट, उस ट्रस्ट को इतना मजबूत करिए कि आज से ठीक 4 साल के बाद या 5 साल के बाद जब ये इंस्टीट्यूशन रिक्रूटमेंट का कोई इम्तिहान, रिक्रूटमेंट के लिए कोई किसी इम्तिहान के लिए फॉर्म निकालें, तो बच्चे बड़े यकीन के साथ फॉर्म फिलअप करें और इस यकीन के साथ फिलअप करें कि हमारे टैलेंट, हमारी काबिलियत, हमारी सलाहियत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। मैं नहीं मानता कि तारीख में ऐसा खिलवाड़ हुआ होगा, लेकिन शकूक व शुबहात के, मैंने कहा ना कि दायरे में जब चीजें आ जाएं, फिर आप जितना मर्जी उतना ट्रांसपेरेंट किसी इम्तिहान को करें, वो ट्रांसपेरेंसी और उस अकाउंटेबिलिटी के बावजूद ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं हो पाती। ट्रस्ट को बिल्ड करने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशंस के जिम्मेदारान की बहुत जबरदस्त जरूरत है कि जो टाइमलाइंस आप फिक्स करते हैं, आप उन टाइमलाइंस के अंदर अंदर तमाम काम मुकम्मल किया करें। जितना आप टाइमलाइन के अंदर काम नहीं करेंगे और जितना वक्त चीजों को होने में लगेगा, उतना उतना बच्चों का जो ट्रस्ट, यकीन, भरोसा जो है वो कम होना शुरू होगा। जिम्मेदारान जितने भी हैं, उनकी इंटेग्रिटी पर, उनकी ऑनेस्टी पर, उनकी कैपेबिलिटी पर और उनके वो काम करने के उस पोटेंशियल पर किसी को कोई शक नहीं। मगर जैसे मैंने आपको कहा, ट्रस्ट डेफिसिट जो है, उस ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने की जरूरत है। और जब ये कम होगा, यकीन मानिए, किसी भी रिक्रूटमेंट के इम्तिहान के बाद ना सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के किसी हेल्पलाइन पर कभी कॉल आएगी, ना पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी हेल्पलाइन पर कभी कॉल आएगी, ना ही जम्मू कश्मीर बैंक में जाकर बच्चे कभी ये पूछेंगे कि हमारे एग्जाम का नतीजा कब निकलेगा।